नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। सत्र की शुरुआत शोक प्रस्ताव पारित करने के साथ हुई, जिसके तहत विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र से लेकर पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्रा तक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल के अलावा फिल्म अभिनेता असरानी को लेकर शोक संवेदना व्यक्त की गई है। साथ ही सीआरपीएफ जवान के साथ हुई दुखद घटना के साथ सभी ने आत्मा की शांति के लिए कामना भी की। शोक प्रस्ताव में बाबूलाल मरांडी के साथ अन्य मान्य सदस्यों ने शोक प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए संवेदना व्यक्त भी की। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद वाले बयान पर राजनीति गर्मा गई है और इन सब के बीच ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने प्रतिक्रिया भी दी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि अगर कोई बाबर से संबंध रखता है तो हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। माहौल तो बनता ही रहता है, माहौल का क्या करेंगे, कोई ना कोई माहौल खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि भारत देश में बाबर ने किसी समय आकर के आक्रमण किया, उसने जो जो किया वो सब हमको पीड़ा पहुंचाने वाला काम है। अब आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति उसी के साथ अपने आप को खड़ा रखता है कि हम बाबर के लोग हैं, तो बाबर के लोग हैं तो बाबर जैसा ही ट्रीटमेंट उनके साथ करना चाहिए, है कि नहीं? तो बाबर के साथ जो खड़ा होगा हम उसको बाबर ही समझेंगे और आज की तिथि में बाबर के साथ जो व्यवहार होना चाहिए वही किया जाएगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर राज्य के कृषि मंत्री ने सियासी हमला बोला है। कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे पर कहा है कि उन्हें अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को आलू से सोना बनाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में पाठशाला लगाएंगे। एआईसीसी ने छत्तीसगढ़ में 41 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए पार्टी नेतृत्व सक्रिय हो गया है। नहीं, बहुत अच्छा है। हम तो स्वागत करते हैं वो ट्रेनिंग दें और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनको आलू से सोना बनाने का ट्रेनिंग भी दें और मिर्ची का पैदावार बढ़ाने के लिए किधर पेड़ से कैसे फूलता है वो भी बताएं। तो मैं समझता हूँ कि उसी लाइन में कांग्रेस चल रही है और खूब ट्रेनिंग लगातार लेते रहें और देश में इसी प्रकार से कांग्रेस की प्रगति बहुमत से शून्य की ओर बढ़ता रहे। गिरिडीह में नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 20 और 28 नंबर बस्ती के लोगों ने लंबित पानी संकट को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पिछले 6 महीनों से ज्यादा समय से पेयजल समस्या जूझ रहे स्थानीय लोगों का सब्र आखिर टूट गया है। जनता जागरूकता संघ के युवाओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाओं और बुजुर्ग नगर निगम पहुंचे। सभी ने हाथों में देगची, बाल्टी और अन्य बर्तन लेकर जोर जोर से बजाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से उन्होंने पेयजल समस्या को लेकर नगर निगम को अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पानी की किल्लत के कारण दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान न किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनी और जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। विवाद जो चल रहा है वहाँ पर 6 महीने से खाली पानी रुका।
हम आपको इतना लिखित दिए कि आप एक भी बार कार्रवाई नहीं करें। अब आपकी बारी, अब आपको झारखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कैमरून में फंसे झारखंड के 5 मजदूर सुरक्षित मुंबई हावड़ा मेल से पारसनाथ स्टेशन पहुंचे हैं। गांव लौटते ही मजदूरों का स्वागत किया गया। इस दौरान वापस लौटे मजदूरों ने झारखंड और केंद्र सरकार का आभार जताया। बता दें कि गिरिडीह और हजारीबाग जिले के 5 मजदूर काम करने के लिए अफ्रीका के कैमरून गए थे, जहां कंपनी की ओर से 4 महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा था। इस वजह से इन सभी मजदूरों को खाने पीने में भी अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कैमरून में फंसे सभी 5 मजदूरों की आज सकुशल वापसी हो गई है। मैं सरकार एवं तमाम मीडिया चैनलों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इन मजदूरों की मदद की है। साथ ही साथ मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के लगातार मामले हो रहे हैं, इस पर एक ठोस नीति बनाई जाए ताकि इस तरह का मामले ना आने पड़े। अलीराजपुर बस स्टेशन पर आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में ऐतिहासिक जनसभा हुई है, जिसमें भारी भीड़ जुटी हुई नजर आई। इस दौरान पटेल ने मंत्री नागर सिंह चौहान पर विभागीय सवालों से भागने और आदिवासी मुद्दों की अनदेखी के भी आरोप लगाए हैं। जल जंगल जमीन को जन्मसिद्ध अधिकार बताते हुए उन्होंने संघर्ष तेज करने की भी चेतावनी दी। सभा के बाद विशाल रैली टटिया मायमा चौराहे पर पहुंची, जहां माल्यार्पण कर एसडीएम तापिस पांडे को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया है। 10 दिवस हमारे टंटिया मामा का है, उनको मैं नमन करता हूं। आज आदिवासी विकास परिषद के तत्वाधान में हमारे आदिवासी खाद, बिजली, जल जंगल जमीन और जो 5 किलोमीटर के दायरे में मां नर्मदा के जो हटाने का हमने निरस्त की मांग की, उसको लेकर आज हमने यहाँ धरना दिया और आज हम यहाँ टंटिया मामा जी के 100 दिवस पे आज यहाँ माल्यार्पण कर हम यहाँ वो दिया है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमने कब से मां नर्मदा के जो 5 किलोमीटर वाले में जो मुख्यमंत्री से भी मांग की थी। सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में 300 से ज़्यादा एआई आधारित कैमरे लगाए गए हैं। अधिकारियों ने उत्तराखंड की राजधानी में 300 से ज़्यादा एआई आधारित कैमरे लगाने की मंजूरी भी दे दी है। बताया गया है कि एक केंद्रीकृत यातायात प्रबंधन नेटवर्क में उनके एकीकरण के लिए जल्द ही खरीद भी शुरू की जाएगी। देहरादून शहर में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों ने उत्तराखंड की राजधानी में 300 से ज्यादा एआई आधारित कैमरे लगाने की मंजूरी दी है। यातायात अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और एक केंद्रीकृत यातायात प्रबंधन नेटवर्क में उनके एकीकरण के लिए जल्द ही खरीद शुरू की जाएगी। हमने विभिन्न स्थानों पर एआई बेस्ड कैमरा लगाने की प्रस्ताव भेजा था, जिसके तहत एएनपीआर कैमरा, डोम कैमरा, बुलेट कैमरा और इस तरह के बहुत सारे कैमरे जो कि हमारे यातायात प्रबंधन में सहायक होंगे, उनको लगाने का प्रस्ताव भेजा था। जल्दी उनकी खरीदारी स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो इंस्टॉल हो जाएंगे। हमारे पास लगभग 350 कैमरे हैं और इतने ही लगभग कैमरे हमने विभिन्न स्थानों पर चिन्हित करके और लगाने का प्रस्ताव जो बनाकर भेजा था वो स्वीकृत हो गया है। इसका जो कंट्रोल होगा वो हमारा आईटीडीए में जो हमारा कंट्रोल है वहां से होगा। एआई आधारित कैमरे वास्तविक समय में निगरानी को बढ़ावा देंगे, यातायात प्रवाह में सुधार करेंगे और पूरे देहरादून में सड़क सुरक्षा मजबूत करेंगे। इससे यातायात उल्लंघनों और आपात स्थितियों में त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित होगी और एक स्मार्ट, ज्यादा सुरक्षित शहर का सपना साकार होगा। देहरादून के पलटन बाजार में पुराने शॉल की दुकान टॉप फ्लाइट और रोजमर्रा के ग्राहकों के साथ चलती रहती है। हर शहर खुद में लाखों कहानियां समेटे होता है। इसमें से कई दशकों से कमाई कई प्रतिष्ठा की कहानियां होती हैं। देहरादून के पलटन बाजार में
खुशी राम कपूर एंड सन्स ने अपनी बेहतरीन शॉल के साथ कुछ ऐसा ही प्रतिष्ठा बनाई हुई है। इस दुकान से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों समेत कई प्रमुख हस्तियों के लिए शॉल मंगाई जाती है। हर शहर खुद में लाखों कहानियां समेटे होता है। इनमें से कई दशकों से कमाई गई प्रतिष्ठा की कहानियां होती हैं। देहरादून के पलटन बाजार में खुशीराम कपूर एंड सन्स ने अपनी बेहतरीन शॉल के साथ कुछ ऐसी ही प्रतिष्ठा बनाई है। इस दुकान से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों समेत कई प्रमुख हस्तियों के लिए शॉल मंगाई गई हैं, जिससे इसकी साख और बढ़ गई है। देहरादून में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत हैं। रोजाना आए दिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से प्रोग्राम होते रहते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं, कोई कैबिनेट के लोग आते रहते हैं। तो वीआईपी में से अब राजनाथ सिंह जी भी आए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शॉल मंगाते हैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय महामहिम मुर्मू जी के लिए, और जो जितने भी वीआईपीज आते हैं तो सभी की शॉल जैसे जाते हैं तो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें जाती हैं उसमें। अभी रेखा गुप्ता जी हमारी बनी थी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका शॉल भी हमारे यहाँ से ही गया था। 77 साल पुरानी इस दुकान में शॉल की कई किस्में हैं। इनमें से कुछ सदियों से शाही शानो शौकत का प्रदर्शन करती हैं। ये बहुत अनोखी चीजें हैं। ये मेटल वर्क की शॉल आती है, इसको बनने में भी बहुत समय लगता है, और ये बड़ी मल्टी कलर से आती हैं। सब फिगर मुगल दरबार के नाम से उसको बोला जाता है, इसको जानते हैं। ये चीजें प्रोडक्शन बहुत कम होती है, बनाने वाले सब हिंदुस्तान में इसके एक या दो ही मैन्युफैक्चरर हैं। दुकान के पुराने ग्राहकों का कहना है कि वे दशकों से यहाँ से शॉल खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि दूर दराज में रहने वाले उनके रिश्तेदारों ने भी यहाँ से खरीदारी की है। कब से आप इनके कस्टमर? हम इनके 87 से हैं। कौन कौन सी शॉल ली है अभी तक आपने? शॉल तो इनके यहाँ से हम बहुत वैरायटी के बहुत सारे लिए हैं। यहाँ की मेरे रिलेशन भी आते हैं तो यहाँ से लेके जाते हैं। जैसे मेरे समधी हैं झारखंड, रांची से, वो आए थे आज से 15 साल पीछे, तो यहाँ से 45,000 का सामान लेके गए थे, शॉल, कार्डिगन वगैरह, गर्म सूट। कौन कौन सी शॉलें पसंद आती है आपको? हमें तो कश्मीरी ज्यादा पसंद आता है। भारत में बेहतरीन शॉल के शौकीन उत्तराखंड की राजधानी में मौजूद लगभग 8 दशक पुरानी इस दुकान से स्टाइलिश और बढ़िया शॉल खरीदकर ठंड में गर्माहट का मजा ले सकते हैं। प्रयागराज में आगामी माघ मेला 2026 की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां पर साधु संत भी अब लगातार इस मेले की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज में आगामी माघ मेले की तैयारियां चल रही हैं। मेले में आने वाले साधु संतों के समूहों को तंबू लगाने के लिए जमीन आवंटन करने की आधिकारिक प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। गंगा पूजन आदरणीय कमिश्नर मैम के द्वारा कराते हुए और सभी साधु संत महात्मा के आशीर्वाद से आज भूमि पूजन भी शुरू हो रहा है, भूमि आवंटन का कार्य शुरू हो रहा है। डंडीवारा के साथ आज हम लोग इसको कर रहे हैं और क्रम वाइज परंपरा के दृष्टिगत हम लोग आगे भी विभिन्न तिथियों पे ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। माघ मेले में सबसे पहले दंडी सन्यासियों को भूमि का आवंटन किए जाने की परंपरा है। दंडी सन्यासी मुख्य रूप से दशनामी संप्रदाय से जुड़े साधु होते हैं, जो पारंपरिक रूप से आदि शंकराचार्य से जुड़ा मठ है। पहले हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर के प्रशासन के साथ में गंगा पूजन विधिवत किया। गंगा पूजन के उपरांत आज अपने दंडी स्वामी नगर की भूमि पर आकर के भूमि पूजन किया और भूमि पूजन के साथ ही यह आवंटन कार्य शुरू हो जाता है। कल परसों तक पूरा सारा आवंटन पूरा हो जाएगा। एक तरफ साधु संतों को जमीन आवंटन का काम जारी है, तो वहीं मेले से जुड़ी दूसरी तैयारियों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। इससे शहर में आध्यात्मिक समागम का माहौल तैयार हो गया है, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। संगम की रेत पर बसने वाली टेंट सिटी के लिए बड़े पैमाने पर की जा रही सुरक्षा तैयारियों के तहत पुलिस और जिला प्रशासन ने मिलकर 3 स्तर का पुख्ता सुरक्षा प्लान बनाया है। माघ मेला 2026 जो 3 जनवरी से प्रारंभ होकर 15 फरवरी तक चलेगा, कुल 44 दिन। इसके लिए हमने व्यापक पुलिस प्रबंध
की योजना बनाई हुई है। लगभग 10,000 पुलिसकर्मी हमारे तैनात रहेंगे, जिसमें अग्निशमन, एटीएस, एसटीएफ, जल पुलिस के लोग, सिविल पुलिस के लोग, सशस्त्र पुलिस के लोग, करीब 25 राजपत्रित अधिकारी ये सब रहेंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत हम लगभग 50 ड्रोन हम रखेंगे, जो हमारे लिए सुरक्षा का भी काम करेंगे और यातायात को भी देखेंगे दूर से कि कहाँ से भीड़ आ रही है, किधर को डाइवर्ट करना है। इसके अलावा एटीएस की टीम हमारी रहेगी। हिंदू महीने माघ में लगने वाला ये मेला प्रयागराज में हर साल होने वाला आयोजन है। इस दौरान श्रद्धालु पवित्र तिथियों पर संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि और धार्मिक पुण्य की कामना करते हैं। इस बार 44 दिनों तक चलने वाला माघ मेला अगले साल 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा की 2 बहनें क्रिकेट खेलने के सपने को पूरा करने के लिए सामाजिक बंदिशों को चुनौती दे रही हैं। मदिया का कहना है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर सामाजिक दबाव का सामना किया है, बावजूद उन्होंने खेल को आगे बढ़ाने का भी फैसला लिया है। मदिया की बहन सोनिया ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव साझा किया है और कहा कि उनके माता पिता के समर्थन ने उन्हें सभी चुनौतियों का सामना करने में मदद की। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा की रहने वाली 2 युवा बहनों मदीहा और सानिया फयाज का सपना है देश के लिए 1 दिवसीय क्रिकेट खेलना। अपने सपने को पूरा करने और हुनर को निखारने के लिए दोनों हर सुबह जल्दी उठती हैं। अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए दोनों लंबे समय से चली आ रही सामाजिक बंदिशों को चुनौती दे रही हैं। मदीहा का कहना है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर सामाजिक दबाव का सामना किया है, बावजूद इसके उन्होंने खेल को आगे बढ़ाने का फैसला किया। एक लड़की होना स्पेशली मतलब एक बंदिश नहीं है, एक केज नहीं है, बट द फैक्ट इज लड़की होना एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। बट अब इधर पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा कश्मीर में कि एक स्टीरियोटाइप बन चुका है, स्पेशली बांडीपोरा लोगों के लिए कि अरे यार लड़की है, इसको कवर करवाओ, क्यों उसको बाहर निकलवा रहे हो। स्पेशली कि रिसेंट जो मैंने इंटरव्यूज वगैरह दिए उसमें भी है कि यार लड़की है घर पे रखो, मतलब और कुछ करो, पढ़ाई करवाओ, क्यों करवा रहे हो उसके लिए, इसको ये क्यों करवा रहे हो। बट एट द एंड आई एम पैशनेट अबाउट माई क्रिकेट। मदीहा की बहन सानिया ने भी कुछ ऐसे ही अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता के समर्थन ने ही उन्हें सभी चुनौतियों का सामना करने में मदद की है। हम 2 बहनें खेलते हैं, यहाँ का जो सपोर्ट है, यहाँ का जो माहौल है वो सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ में कि आप खेलने जाओ या हम सपोर्ट करेंगे आप जाओ। यहाँ के मतलब लोग हैं, बांडीपोरा के जो लोग हैं वो थोड़ा सा स्टीरियोटाइप है। वो बोलते हैं अगर लड़कियां खेलने जाएंगी इनको आता ही नहीं है या घर पे बर्तन धोएंगी या कुछ भी, वो इनका स्टीरियोटाइप है। स्पेशली जो बांडीपोरा का वुमेन्स क्रिकेट है वो बहुत ही ज़्यादा पीछे है एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। जो मेरे पेरेंट्स हैं, आई थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि दैट वो मुझे खेलने देते हैं, इस वाले सपोर्ट्स में मुझे खेलने देते हैं, बाहर निकलने देते हैं और वो भी बहुत देर तक। सानिया और मदीहा का कहना है कि उनकी यात्रा खेलों में महिलाओं के प्रति नजरिए में बड़े बदलाव का प्रतीक है, जो साबित करती है कि प्रतिभा और समर्पण प्रतिबंधों से परे है। वे न केवल अपने कौशल को मजबूत करने के लिए दृढ़ हैं, बल्कि इलाके की उन लड़कियों के बीच भी उम्मीद जगाती हैं जो अपने सपनों का पीछा करना चाहती हैं। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक प्रदेश में 10 सालों में बॉर्डर की 6 सीटों में 50% मतदाता बढ़ गए हैं। 25 सीटों पर 30% वोटर की संख्या बढ़ी है। लिहाजा कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसे लेकर सीएम और पूर्व सीएम के बीच बयानबाजी भी हो रही है।
है तो ये 10 साल में जिम्मेदार कौन है वो डेमोग्राफी चेंज का? डेमोग्राफी चेंज हुई है भाजपा की वजह से, ये हुई है तो ये जिम्मेदार है, ये सत्ता में है, देश में भी है और उत्तराखंड के अंदर भी है। और तुम डेमोग्राफी करके क्या लोगों को संदेश देना चाहते हो? हरीश रावत ने आरोप लगाया है कि यदि कुछ गलत लोग यहाँ आए हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें रोके, न कि मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर राजनीति की जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलत तरीके से कुछ किया है तो कार्रवाई की जाए, लेकिन जनभावनाओं को भटकाने वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई गलत लोग आए हैं यहाँ तो आप राज्य का को संरक्षण दीजिए। यदि कुछ लोगों ने गलत तरीके से स्थायी निवास प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके यहाँ नौकरियाँ हथियाई हैं या जमीनें हथियाई हैं तो उसको कैंसिल करिए, आपके वहाँ अधिकार है, आप ये कर सकते हैं। सीएम धामी इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ लोगों ने अवैध तरीके से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में न सिर्फ उत्तराखंड के अंदर कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे पहाड़ों में ऐसे स्थानों पर जहां कभी उनका कोई अस्तित्व नहीं था, वहां भी जिहाद पसंद लोग आकर बस रहे हैं और यहां के मूल निवासी होने का दावा कर रहे हैं। उनके द्वारा डेमोग्राफी देवभूमि की खराब की जा रही है, इस प्रकार के खिलवाड़ किए जा रहे हैं। सुनियोजित कोशिश के खिलाफ हमारी सरकार सजग हो रही है, क्योंकि हमने कहा है डेमोग्राफी और यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य जितने खराब हो गए हैं, अब हमारा संकल्प है, मैं देवभूमि के एक सेवक के रूप में मेरा संकल्प है और देवभूमि का संकल्प है कि हम आगे अब देवभूमि के मूल अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, उसको खराब नहीं होने देंगे। और इसके लिए हमने कई सारे निर्णय भी लिए हैं, जहां हमने सख्त भू कानून यहां पर लागू किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके प्रयास जारी हैं। वे जहां खाली जमीन देखते हैं, जहां सरकारी जमीन देखते हैं, वहीं कब्जा करने का प्रयास करते हैं। और इस लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को इन घुसपैठियों से अभी तक हमने मुक्त करवाया है। इधर राज्य के मुखिया अक्सर ये कहते रहते हैं कि देवभूमि के देवत्व और पवित्रता की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि यही हमारी सभ्यता की आत्मा और हमारी पहचान की जड़ है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ हर साल देश विदेश से लाखों तीर्थ यात्री आते हैं, लिहाजा जरूरी है कि देवभूमि की पवित्रता की रक्षा की जाए। इसी हल्द्वानी में दंगे की राजनीति शुरुआत करने वाले प्रशासन पर तमाम प्रकार से कानून हाथ में लेने वाले, मुझे याद है कि जब मैं यहाँ बनभूलपुरा क्षेत्र में जब हमारे प्रशासन पर, पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ, मैं आया, मैंने देखा यहाँ पर बबली भाई नहीं होंगे, अच्छे चले गए क्या, कहाँ हैं? इनको मैंने देखा, इनकी आंखें देखी, सच में कलेजा बिल्कुल थरथरा गया इनको देखकर। हमारी पुलिस की कुछ बहनों को देखा मैंने, जवानों को देखा, हमारे अन्य पत्रकार मित्रों को देखा जो वहां गए थे। हमने तय किया कि हम अब इस दंगे की राजनीति करने वालों को सबक सिखाएंगे और दंगा करने वालों के लिए ये हमने कानून बनाया कि सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, अगर दंगे से उसका नुकसान होगा, ये संपत्ति नष्ट होगी, तो एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी। भाइयों बहनों, हमने सख्त दंगारोधी कानून भी बनाया है। उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो दावा करती है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में न सिर्फ तेज गति से प्रदेश विकास कर रहा है, बल्कि यहाँ के मूल स्वरूप से छेड़छाड़ भी बर्दाश्त नहीं की जा रही है। तो फिर सवाल है कि आखिर डेमोग्राफिक चेंज की चर्चा क्यों, और अगर डेमोग्राफी पर असर पड़ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7।
और देश प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।